कक्षा 12वीं की लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन को पूरी तरह डिजिटल बनाया। ये केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को तकनीक संचालित और अधिक पारदर्शी बनाने की शिक्षा में एक ऐतिहासिक कदम था। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे अपोजिशन लीडर्स ने सीबीएसई द्वारा जारी निविदा या टेंडर में किए गए कुछ संशोधनों को एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश बताया। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की आलोचना करने वाले यह भी भूल जाते हैं कि पारंपरिक कागजी व्यवस्था स्वयं कई समस्या से घिरी हुई थी। उत्तर पुस्तिकाओं के खो जाने, अंक जोड़ने में त्रुटियां, पुनः मूल्यांकन में देरी और सीमित जवाबदेही जैसी शिकायतें वर्षों से सामने आती रही। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडिया थिंग्स में बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर। मित्रों, भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, लंबे समय से उन चैलेंजेस से जूझती आ रही है जिसमें ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस, सिक्योरिटी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, एरर्स इन द कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स और परिणामों की विश्वसनीयता प्रमुख रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते हुए एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया। कक्षा 12वीं की लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन को पूरी तरह डिजिटल बनाया। ये केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को तकनीक संचालित और अधिक पारदर्शी बनाने की शिक्षा में एक ऐतिहासिक कदम था। हालांकि इस परियोजना के क्रियान्वयन, उसके साथ ही जिस प्रकार इसे कथित ओएसएम घोटाले के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या ये वास्तव में भ्रष्टाचार का मामला है या फिर एक बड़े सुधार को राजनीतिक विवाद में बदलने का प्रयास? विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे अपोजिशन लीडर्स ने सीबीएसई द्वारा जारी निविदा या टेंडर में किए गए कुछ संशोधनों को एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश बताया। लेकिन यदि टेंडर प्रक्रिया के दस्तावेजों, तकनीक मूल्यांकन रिपोर्ट और प्री बिड मीटिंग्स के रिकॉर्ड का अध्ययन किया जाए तो तस्वीर कहीं अधिक जटिल और तथ्यपरक दिखाई देती है। प्रारंभिक टेंडर की शर्तें इतनी कठोर थी कि देश की अग्रणी आईटी कंपनियों में एक टीसीएस सहित सभी 4 बोलीदाता जो टेक्निक मूल्यांकन में असफल हो गए। ऐसे स्थिति में सीबीएसई के सामने 2 विकल्प थे। या तो परियोजना को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाए अथवा व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप निविदा शर्तों में संशोधन किया जाए। बोर्ड ने दूसरा रास्ता चुना। सबसे अधिक आलोचना उस निर्णय की हुई जिसमें स्कैनिंग गुणवत्ता के लिए निर्धारित 300 डीपीआई मानक को घटाकर 200 डीपीआई किया गया। इससे अपोजिशन ने तथाकथित रूप से एक विशेष कंपनी को एम्ट के हित में किया गया बदलाव बताया गया। लेकिन उपलब्ध जो रिकॉर्ड है, ये संकेत देते हैं कि संसाधनों का सुझाव स्वयं टीसीएस ने प्री बिड डिस्कशन के दौरान दिया था। यदि ऐसा है तो यह तर्क कमजोर पड़ जाता है कि बदलाव किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था। इसी प्रकार सीएमएमआई स्तर 5 की अनिवार्यता को स्तर 3 करना, तथ्य कूलिंग ऑफ अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करना भी सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में प्रचलित मानकों के अनुरूप।
इस पूरे विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू लागत से जुड़ा है। यदि किसी निविदा को वास्तव में किसी विशेष कंपनी के पक्ष में तैयार किया गया होता तो सामान्यतः परियोजना की लागत बढ़ने की आशंका है, लेकिन जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स है ये इसके विपरीत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जहां एक बोलीदाता यानी ईसीएस ने प्रति उत्तर पुस्तिका लगभग 65 रुपये का प्रस्ताव दिया था, वहीं चयनित कंपनी यानी कोएम्प की बोली 24.75 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका थी। अर्थात लागत में लगभग 62% कमी है। ये तथ्य कम से कम उस धारणा को चुनौती देता है कि पूरी प्रक्रिया को उद्देश्य वित्तीय लाभ पहुंचाना। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की आलोचना करने वाले यह भी भूल जाते हैं कि पारंपरिक कागजी व्यवस्था स्वयं कई समस्या से घिरी हुई थी। उत्तर पुस्तिकाओं के खो जाने, अंक जोड़ने में त्रुटियां, पुनः मूल्यांकन में देरी और सीमित जवाबदेही जैसे शिकायतें वर्षों से सामने आती रही। डिजिटल प्रणाली ने पहले बार मूल्यांकन प्रक्रिया को रिकॉर्ड आधारित और ट्रैक करने योग्य बनाया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन में त्रुटि दर 0.07% के आसपास रही। हजारों उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः स्कैन किया गया, समस्याओं का दर्ज किया गया और उनका समाधान भी किया गया। किसी भी बड़े तकनीक परिवर्तन के दौरान चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि उन चुनौतियों को उनको पहचान करना और समाधान जिस प्रकार किया जाना चाहिए। जनवरी 2026 के ड्राई रन को भी अपोजिशन विफलता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि किसी भी तकनीक परियोजना में ड्राई रन का उद्देश्य ही संभावित समस्याओं को वास्तविक संचालन से पहले पहचानना होता है। यदि परीक्षण के दौरान समस्याएं सामने आई और बाद में उन्हें ठीक कर लिया गया तो उसे विफलता नहीं बल्कि जिम्मेदारी कार्यान्वयन कहा जा सकता है। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना अपोजिशन का दायित्व है और किसी भी सार्वजनिक परियोजना की जांच परख होना आवश्यक भी है, लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि आलोचना तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा जैसे संवेदनशील व्यवस्था में सुधारों को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के चश्मे से देखने के बजाय उनके वास्तविक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि कहीं अनियमितता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन यदि एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसे केवल राजनीतिक नैरेटिव का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारों की आवश्यकता है और उन सुधारों का आकलन भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और परिणाम के आधार पर होनी चाहिए। ये सोचने का विषय है। मैं समझता हूँ इस विषय पर जो सुधार सरकार ने किया है, पार्लियामेंट कमेटी ने भी बहुत कदम उठाया है और एक्शन भी जो लेना चाहिए आवश्यक वो भी लिया गया है। इस विषय पर आगे डेवलपमेंट जो भी होगा हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।